नमस्कार। आज के वीडियो में मैं आपके सामने विपुल ज्वाला प्रसाद द्वारा लिखित कहानी जगार की मूल संवेदना पर बातचीत करूंगा। एक श्रेष्ठ कहानीकार के रूप में विपुल ज्वाला प्रसाद का नाम बहुत महत्वपूर्ण नाम है। जगार इन्हीं के द्वारा रचित एक अच्छी कहानी है। इस कहानी में ग्रामीण जीवन को केंद्र में रखकर ग्रामीण परिवेश के घटनाक्रम को कहानीकार हमारे सामने रखते हैं। समाज में व्याप्त असमानता और उस असमानता के विरोध में लोगों का एकजुट होना और समूहबद्ध होना इस कहानी के मूल में चित्रित किया गया है। कहानी में जनई यादव नाम के एक पात्र द्वारा ग्रामीणों पर किए गए अत्याचार और अन्याय को हमारे सामने रखा गया है। जनई यादव एक धनवान और बलशाली व्यक्ति है जो कि अपने धन बल और जनबल होने के कारण निरीह लोगों की जमीन जायदाद को जबरदस्ती हड़पता रहता है। कहानी का एक पात्र राजेश के भैया, जिनकी 3 बीघा जमीन को भी जनई यादव ने हड़प लिया है, वे जनई यादव से बहुत परेशान हैं लेकिन कुछ कर नहीं पाते हैं। राजेश कोटा से अपने गांव आता है और अपने भाई भाभी की परेशानी को सुनकर उसे बड़ा दुख होता है। उसे आक्रोश में कुछ करने की सोचती है। वह एक पढ़ा लिखा नवयुवक है और इस अन्याय के विरुद्ध वह आवाज उठाने की बात सोचता है, क्योंकि अन्याय सहन करना अन्याय करने के समान ही उसे लगता है। राजेश यह भी जानता है कि जनई यादव गांव का एक प्रभावशाली, जो कि धन और बल के नाम पर जबरदस्ती करता है, एक ऐसा व्यक्ति है। इसलिए कोई भी गांव वाला उसके अत्याचारों के खिलाफ न तो कोई कदम उठाता है और न ही उसे कदम उठाने दिया जाएगा। जनई यादव का डर, उसका भय पूरे गांव वालों में विद्यमान है और यहाँ तक कि आसपास के गांव वाले भी उसके मुंह लगने से डरते हैं और यही कारण है कि उसके खिलाफ कोई आवाज नहीं उठाता। जनई यादव के लिए होने वाली पंचायत में भी कोई व्यक्ति नहीं पहुंचता है। राजेश जब देखता है कि जनई यादव ने 3 बीघा जमीन में से सिर्फ 10 बिस्वा ऊसर और बेकार जमीन छोड़ी है और बाकी सारी जमीन पर उसने अपना अधिकार जमा लिया है, तो वो जनई यादव के खिलाफ एक अर्जी देता है जिसमें जबरन जमीन हड़पने की शिकायत है। अर्जी तहसीलदार को दी जाती है, लेकिन वहां भी जनई यादव का पूरा प्रभाव है। जब राजेश तहसीलदार से जमीन की पैमाइश करवाने की बात कहता है, तो तहसीलदार उसके प्रति बड़ा ही क्रोध दिखाते हुए कहता है कि तुम्हारी अर्जी को पहले पटवारी फिर कानून को भेजा जाएगा और उसके बाद में इस जमीन को नपवाने या इसकी पैमाइश करवाने के आदेश दूंगा। राजेश ने पहले भी ऐसे एक मामले में किसी तहसीलदार से सीधे ही फैसला करवाया था, लेकिन राजेश
इस समय उसकी इस हरकत से परेशान हो उठता है। वह इन कानूनी कार्यवाहियों के कारण परेशान हो जाता है, तो वह गांव के ही एक मौजिज़ पातीराम के पास अपनी समस्या को लेकर जाता है। पातीराम भी उसे सहायता देने से मना कर देता है। तब वो पातीराम को कहता है कि जनई यादव के अन्याय के खिलाफ अब मैं अकेला ही लड़ूंगा। राजेश सुबह सुबह अपने हाथ में एक लाठी लेकर आता है और उसके भाई और भाभी भी लाठियां लेकर उसके साथ खेत पर आ जाते हैं। राजेश कहता है कि जनई यादव को अब मेरी लाश बिछाकर ही हल चलाना होगा। जब पातीराम राजेश और उसके भाई भाभी को आते हुए देखता है तो पातीराम का भी सोया हुआ ज़मीर जाग उठता है और वह अपने तीनों लड़कों को ललकारते हुए कहता है कि उठो, देखो वह जालिम ते भिड़वे दो मोड़े अकेले जाई रहे, तुम वो संग में जाओ। सारो जालिम को पीस कर चटनी कर दो, न रहे बांस न बजे बांसुरी, हो तू जुलम करी रहो मेरो सारो, जमीन गाड़ी देव कुत्ता है। वह कहता है कि राजेश और उसका भाई दोनों अकेले अन्याय के खिलाफ खड़े हुए हैं। अपने लड़कों को भी वह वहाँ जाने के लिए कहता है और यह भी कहता है कि अगर जनई यादव ज़्यादा चूं चपड़ करे तो उसकी चटनी बना देना, क्योंकि उसने बहुत जुल्म किया हुआ है। पातीराम का अपने लड़कों को ललकारना था कि वे हाथों में लाठी, फरसा और अन्य हथियार लेकर साथ आ गए। गांव के घर घर से आदमी निकले और अपने हाथों में लाठी, हंसिया, फावड़ा, कुल्हाड़ी लेकर एक भीड़ के रूप में इकट्ठा हो गए। बस फिर क्या था, देखते ही देखते पूरा का पूरा गांव राजेश के साथ हो लिया और जनई राजेश के भाई के खेत को अपने कब्जे में नहीं कर पाया। इस प्रकार इस कहानी में सोए हुए ज़मीर को जगाकर एक समूह के रूप में, एक भीड़ के रूप में इकट्ठा होकर अन्याय के खिलाफ आवाज उठाने की बात की गई है। इस कहानी में सामाजिक असमानता और प्रभावशाली व्यक्ति द्वारा समाज में फैलाया हुआ भय, जिसका बड़ी कुशलता के साथ कहानीकार ने चित्रण किया है। राजनीतिक आतंक से आज हमारी नौकरशाही भी किस तरह आतंकित है, इसका जीता जागता उदाहरण इस कहानी में प्रस्तुत किया गया है और यह हम राजेश के प्रति तहसीलदार के आचरण से देखते भी हैं। इस प्रकार इस कहानी में यह संदेश दिया गया है कि अन्याय का सामना एक व्यक्ति नहीं कर सकता। कहा जाता है कि अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता। जब तक सभी लोग मिलकर एक अभियान के अंतर्गत अन्याय को समाप्त करने का बीड़ा ना उठा लें, शपथ ना ले लें और आगे ना आए, तब तक समाज को, गांवों को मुक्ति दिलाना संभव नहीं है। इस तरह से हम देख सकते हैं कि जगार कहानी में आधुनिक सामाजिक व्यवस्था की विसंगतियों का यथार्थ चित्रण हुआ है। यह केवल एक राजेश और उसके भाई की कहानी नहीं है, अपितु भारत के गांवों में इस प्रकार के घटनाक्रम नित्य प्रति होते रहते हैं और कहानीकार ने समाज में व्याप्त इस असमानता के विरुद्ध लोगों की एकजुटता और सामूहिकता को दिखाकर यह संदेश देने का प्रयास किया है कि कुछ भी असंभव नहीं है। यदि पांचों उंगलियां एक साथ मिल जाएं तो बल पूर्वक किसी भी अन्याय को रोका जा सकता है। धन्यवाद।